अब हम लोग आज के वीडियो में टूल ज्योमेट्री पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री की बात की, जिसमें हमने डिस्कस किया जो उसके वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे सैंक, फ्लैंक, हील, नोज, फेस, इन सब की हमने बात की। अब उसके आगे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की कुछ चीज़ों की और बात करेंगे। सबसे पहले हमारा कटिंग एज है। कटिंग एज क्या होता है, कितने कटिंग एज होते हैं, इन सब की बात करेंगे हम लोग। तो अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को ध्यान से देखा जाए तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में दो एज होते हैं। पहला साइड कटिंग एज, दूसरा एंड कटिंग एज। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एज होता है वो होता है मटेरियल को रिमूव करने के लिए। ये टूल के फेस पे लाई करता है, जो कि क्रमशः सिंगल पॉइंट और एंड, सिंगल कटिंग, साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज के नाम से जानते हैं। साइड कटिंग एज जो होता है वो मेजर फ्लैंक का टॉप एज होता है, वो साइड कटिंग एज के नाम से जाना जाता है। वहीं आपका एंड कटिंग एज जो होता है, माइनर फ्लैंक का टॉप एज जो है वो एंड कटिंग एज के नाम से जाना जाता है। अब नोज या कटिंग पॉइंट की बात की जाए तो नोज जो होता है वो मेजर कटिंग एज और माइनर कटिंग एज का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है नोज। नोज हमारा बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेजर कटिंग एज एंड माइनर कटिंग एज होता है। नोज रेडियस क्या होती है? इट इज़ द रेडियस ऑफ नोज, यानी जो नोज पे रेडियस बनता है उसको नोज रेडियस कहते हैं। नोज रेडियस इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ टूल एंड प्रोवाइड्स बेटर सरफेस फिनिश, वाइल जबकि अगर नोज रेडियस कम होगा तो टूल लाइफ कम हो जाएगा और सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आएगी, एक पतली लाइन जैसी रेखाएं बन जाएंगे। इसीलिए नोज रेडियस सफिशेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हील। हील इट इज ए कर्व्ड पोर्शन एंड इंटरसेक्शन ऑफ बेस एंड फ्लैंक टू द टूल, यानी बेस और फ्लैंक जहाँ मिलते हैं, जो इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग हील कहते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में डिफरेंट एंगल इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलरली 6 एंगल्स 7 एंगल्स होते हैं, 6 से 7 एंगल, जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, जिनका कटिंग टूल की ज्योमेट्री और उनकी टूल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सारे एंगल्स की अपनी अलग फंक्शन है और अलग ही पहचान है, उसकी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल जो होता है ये बनता है कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द सैंक इज कॉल्ड एंड कटिंग एज एंगल, यानी जो हमारा सैंक के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाए और एंड कटिंग एज के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंड कटिंग एज एंगल बनेगा। सेकेंड है हमारा साइड कटिंग एज एंगल। द एंगल फॉर्म बिटवीन साइड कटिंग एज एंड ए लाइन पैरेलल टू द सैंक। ध्यान रखना जरूरी है, एंड कटिंग एज में आपको सैंक के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, जबकि साइड कटिंग एज में एंड की सैंक की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर जो दोनों के बीच में एंगल आएगा उसको हम लोग मेजर करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर टूल को इस तरह बीच से काट दिया गया तो टॉप व्यू में आपको जो दिखाई पड़ेगा, यहाँ देखिए साइड कटिंग एज जो बन रहा है इसमें सैंक के
पैरेलल लाइन खींची गई है, जबकि एंड कटिंग में यहाँ देखिए इस लाइन में ये जो लाइन है साइड कटिंग एज के लिए यहाँ पर जो बनाई जा रही है ये सैंक के पैरेलल है, जबकि एंड कटिंग एज में देखिए ये लाइन सैंक है और सैंक पे परपेंडिकुलर लाइन खींची जा रही है, और ये जो दूसरी लाइन है जो एंड कटिंग एज है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंड कटिंग एज बन रहा है। और ये जो यहाँ पे दो लाइंस के बीच एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको नोज एंगल कह रहे हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, इसको देख के आसानी से आप समझ सकते हैं कि एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज कहाँ कहाँ बना है टूल में और कैसे कैसे वो लाई कर रहा है। उसके बाद हमारा अगले एंगल आते हैं बैक रैक एंगल। तो बैक रैक एंगल क्या होता है, ये एंगल जो है वो टूल फेस और लाइन परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल टू द बेस उनके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा बैक रैक एंगल बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टूल फेस एंड लाइन पैरेलल टू द बेस, यानी अगर टूल के बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए और जो एंगल बने टूल फेस के बीच में उसे हम बैक रैक कहते हैं। इन द रिलीफ एंगल द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन माइनर फ्लैंक and a line normal to the base of the tool is called end relief. It is also known as front clearance angle and इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे रबिंग नहीं होती वर्कपीस पे टूल के द्वारा। तो अगर एक लाइन जो कि टूल बेस के नॉर्मल होती है और माइनर फ्लैंक के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंड रिलीफ एंगल कहते हैं। लिप एंगल या वेज एंगल ये वो एंगल होता है, ये फेस और माइनर फ्लैंक के बीच में बना एंगल होता है, उसको लिप एंगल या वेज एंगल कहते हैं। और ये अमूमन जो है आपके टूल की मजबूती को दर्शाता है कि आपका टूल कितना अच्छा है, कितना मजबूत है, कितना वेज एंगल ज़्यादा होने पे। देखिए यहाँ पे साइड व्यू में देखा गया है, साइड व्यू में यहाँ पे आपको बैक रैक एंगल, वेज एंगल और एंड रिलीफ एंगल, ठीक है, ये सब दिखाए गए हैं। अगर हम तीनों का समेशन करें यानी अल्फ़ा बी बैक रैक प्लस वेज एंगल WA और आपका एंड रिलीफ एंगल, तीनों को जोड़ दें तो तीनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, बैक रैक एंगल यानी अल्फ़ा बी, वेज एंगल और एंड रिलीफ एंगल तीनों को जोड़ दें फाई ई और तीनों को जोड़ दें हम तो ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये एंगल जो है जब आप साइड व्यू में देखेंगे टूल को या टूल को बीच से काट देंगे एक प्लेन से तो आपको ये एंगल दिखाई पड़ेंगे। इसमें जो आपका बैक रैक एंगल है वो टूल बेस के समांतर जो लाइन खींची जाए और टूल का जो फेस है उसके बीच जो एंगल बन रहा है, जबकि आपका एंड रिलीफ एंगल जो है वो टूल का जो माइनर फ्लैंक है उसके बीच में और जो आपका वहाँ उसके बीच में एंगल बना रहा है। अब हम साइड ट्रैक और साइड रिलीफ एंगल की बात कर रहे हैं। साइड ट्रैक एंगल जो हमारा है वो एंगल फॉर्म होता है टूल फेस और एक लाइन परपेंडिकुलर टू द सैंक, यानी सैंक के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाए तो वहाँ पे साइड रैक एंगल बनता है। जबकि साइड रिलीफ एंगल बनता है ये मेजर फ्लैंक सरफेस और प्लेन नॉर्मल टू द बेस ऑफ द टूल,
यानी जो माइनर मेजर फ्लैंक सरफेस है और नॉर्मल टू द बेस जो एंगल बन रहा है उसे साइड रिलीफ एंगल कहेंगे। ये भी एंगल जो है रबिंग को रिमूव करता है, एनी चांस ऑफ रबिंग बिटवीन वर्क पीस और फ्लैंक, ठीक है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, कम से कम रखने की कोशिश करता है। जबकि टूल को फीड जो है वो लॉन्गिट्यूडनली दिया जाता है। इसको देखिए फ्रंट व्यू से, अगर आप इसको देखेंगे तो फ्रंट व्यू से आपको साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल आपको आसानी से दिखाई पड़ेंगे इसमें। अब हम अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे हम ASA और ORS सिस्टम की बात करेंगे। ASA सिस्टम में हमारा जो टूल सिग्नेचर है वो बेसिकली बैक रैक, साइड रैक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस, इतनी चीज़ों पे काम करता है। जिसमें से पहले 6 जो हैं वो एंगल्स हैं और उनकी यूनिट्स जो होंगी वो एंगल्स में रहेंगी, जिसको हम नापते हैं। एंगल्स को हमारा मेजर करने का जो तरीका होता है वो आपको डिग्री में रहेगा। जबकि हमारा जो लास्ट यूनिट है वो नोज रेडियस है और उसको हम मेजर करते हैं कहीं ना कहीं। उसको मेजर करने के लिए हम mm का यूज करते हैं, क्योंकि नोज रेडियस लंबाई में होता है और उस लंबाई को हम नोज रेडियस से मेजर करते हैं। जो हमारा टूल सिग्नेचर है, देखिए एक टिपिकल टूल सिग्नेचर दिखाया गया है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए 0, 7, 6, 8, 15, 16, 0.8। अब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, ये जो नंबर्स दिए हैं वो 0, 7, 6, 8, 15 एंड 16, these 6 numbers are in degree, ठीक है। एंड दे आर एज फॉलोज: बैक रैक, साइड रैक, इंड रिलीफ, साइड रिलीफ, इंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, एंड द लास्ट वन इज 0.8 mm, that is known as nose radius. So whenever we got a tool signature, we have to follow the same pattern, and the pattern for the ASA system is as follows: back rack alpha B, side rack, back rack, side rack, end relief, side relief, end cutting edge, side cutting edge और नोज रेडियस। ये सारा कुछ इसी पैटर्न पे रहेगा। और अगर हमको पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन दे के ये सिग्नेचर दे दिया जाता है तो हमें ये पैटर्न को याद रखना है और उससे खुद आइडेंटिफाई करना है। अमूमन क्वेश्चंस जो आते हैं छोटे शॉर्ट आंसर्स टाइप में, उसमें आपको ये पैटर्न दे के आपसे नोज रेडियस के बारे में पूछा जाता है। तो जो आपका नोज रेडियस है उसको यूनिट mm में रहेगी और वो सबसे लास्ट में रहेगा। सबसे आखिरी डिजिट है वो नोज रेडियस आता है और उसको आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पे आप देख के ASA सिस्टम में इजीली इस पैटर्न को याद रखिए और कोशिश करिए कि इसको हमेशा मेमोराइज रखें। थैंक यू। हमारा ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री सिस्टम का जो था, ये सारे एंगल्स के बारे में हमने आपको आज डिस्कस किया। तो ज्योमेट्री के 2 पार्ट, इस वीडियो के 2 पार्ट थे। पहले पार्ट पे हमने डिस्कस किया फ्लैंक, सैंक, फेस, बेस, हील, इन सब के बारे में, नोज के बारे में। सेकेंड पार्ट्स में हमने डिफरेंट एंगल्स के बारे में बात किया, जो डिफरेंट एंगल्स थे, ठीक है, उनका इम्पैक्ट क्या है, कैसे वो बन रहे हैं, उनको विजुलाइज करने की कोशिश की। और सबसे लास्ट में हमने ASA सिस्टम का जो टूल सिग्नेचर है उसको डिस्कस किया कि वो कैसे, किस ऑर्डर में ये यूज किया जाता है। अगर हमको मिलता है, कहीं लिखा मिलता है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे, इन बातों को हमने इसमें आराम से डिस्कस किया। ठीक है, अगर कोई डाउट आपका रहे तो आप पूछ सकते हैं।
Thank you very much for listening.